गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 1 to 5. एनी डाउट? वन टू फाइव? नो। 6 to 10? नहीं, 1 is too easy. I will not help. 2 उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। और बोलो। 7। ठीक है ना, लोनी करने के बाद में आप क्वेश्चंस बनने चाहिए। 7th प्रॉब्लम। कैपिटल एस फोकस A, 0, डबल ऑर्डिनेट PP डैश, कैसा भी बना दो। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स समझते ही होगे, -A। नाउ PX मीट कर्व अगेन इन Q। ये मीनिंग है। प्रूव दैट P डैश Q पास थ्रू फोकस। मुझे लगता है तुम तो पैरामीटर से करते हो ना प्रॉब्लम। T1 T2, अगर ये T1 है तो ये -T1 है ना। A T1 स्क्वायर -2AT1। समझ गए? अब मेरे ख्याल से ये PQ को देख करके कुछ लोगों का दिमाग काम किया कि अरे यार T1 T2 -C/A, तो T1 T2 C इज -A, तो माइनस ऑफ -A अपॉन A, आई गेट T1 T2 1। अब कुछ लोग कहेंगे कि P डैश Q प्रूफ करना है फोकल कॉर्ड, तो P डैश का पैरामीटर तो -T है। दिस इज द वैल्यू ऑफ T। प्रोडक्ट ऑफ T मानते हो सर, ये तो -1 आ गया। दोनों के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1, हेंस प्रूव्ड हो गया। इट इज फोकल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में कि सर इतना कौन लिखेगा? O वर्टेक्स है, यहीं पर कर दूंगा मैं, कुछ करूंगा ही नहीं। ये O है, देखो 0 0 O है। फिर L अपर एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, तो L तुम्हारा 2A, A, 2A हो गया L। LH इज परपेंडिकुलर टू OL, OL L को ज्वाइन किया विद O, ये रहा O, तो OL के परपेंडिकुलर मीट OX। OX का मतलब है ये X एक्सिस की बात कर रहा है, ये X एक्सिस को OX बोल रहा है। ठीक है ना, तो इधर मीट किया, मीट OX इन H, दिस इज H। लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट थ्रू H। ठीक है, यहां से डबल ऑर्डिनेट, तो मुझे लगता है जो समझदार लोग हैं वो लोग इसे कहेंगे T। ये T इक्वल टू 1 है ना, AT स्क्वायर 2AT। फिर ये इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख देंगे, क्योंकि मुझे इसका स्लोप पता है 2/T मतलब 2 स्लोप, तो मेरे ख्याल से ये लाइन का स्लोप आ गया -12। लाइन की इक्वेशन लिखी, H निकाला, H निकालने से तुम्हारा X आ गया, X को पुट करना Y आ जाएगा। कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। चलो 15, 11 to 15, 14। ओके, 9th क्वेश्चन तो लोनी में बहुत बार कर लिया ना तुमने। 9th को ओरली तुम जानते हो कि सर इसके 2 अच्छे मेथड है। बेमतलब में होमोजिनाइजेशन है ना, होमोजिनाइजेशन इज अ गुड मेथड, लेकिन तुम लोग जानते हो कि आई प्रेफर T1 T2। तो तुमने लोनी नहीं की थी क्या जिसने 9th पूछा है? तो मेरे ख्याल से कॉर्ड पासिंग थ्रू -6A
तो ओरली बताऊंगा कि सर T1 T2 6 आ गया, ठीक है, होमोजेनाइजेशन से बेहतर सॉल्यूशन, T1 T2 6 आ गया। अब कॉर्ड ओरिजिन पर, तो मेरे ख्याल से ओरिजिन से T1 पॉइंट को ज्वाइन किया, T2 को ज्वाइन किया, 2/T1 2/T2, तो एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, tan 45 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और फिर कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर अब आप स्क्वायरिंग कर दो, तो ये T1 प्लस T2 और T1 T2 प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और T1 T2 की तो वैल्यू है मेरे पास 6, और T1 प्लस T2, तो क्या पूछा था इसने, विद सबटेंड 45 एट वर्टेक्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो मेरे ख्याल से जो इससे T1 प्लस T2 निकल आया कि सर इसकी हेल्प से ये जो tan 45 फॉर्मूला है, इससे T1 प्लस T2 सॉल्व हो गया। और अब कॉर्ड की इक्वेशन तो तुम तो जानते हो 2/T1 प्लस T2 स्लोप होता है, और पासिंग थ्रू 6a,0, ठीक है ना, -6a,0, तो T1 प्लस T2 निकल ही आया। बस इफ आई नो T1 प्लस T2 तो उससे मेरा स्लोप हो गया, कि वो जो tan 45 था उससे मेरा T1 प्लस T2 हो गया। बाकी कुछ लोग होमोजेनाइज से कर चुके हैं कि सर हमने तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल m x प्लस 6 से लिखा, आपके पैराबोला को होमोजेनाइज किया, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सिर्फ m निकालना है, फिर होमोजेनाइज करना तुमको आता ही है, तो उससे मेरे को OP OQ की इक्वेशन मिल गई, और फिर मैंने वो डिफिकल्ट फॉर्मूला लगाया tan 45 इक्वल टू 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस b, तो इससे मेरा m सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट कौन सा लिखा था, 14, सर्किल थ्रू फोकस। x² 4y पैराबोला, टेस्ट तक पूरी पैराबोला की शीट अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अब तो टाइम मिल गया तुमको, क्योंकि मैंने टेस्ट में पैराबोला बहुत अच्छे से पूछा है, ठीक। सर्किल थ्रू फोकस एंड टचेस पैराबोला एट 6 9, तो एट सम पॉइंट 6,9, तो संभव है कि कुछ लोगों को समझ में आ जाए कि सर अगर ये दोनों कर्व टच करेंगे तो दे विल हैव कॉमन टेंजेंट, दे विल हैव कॉमन नॉर्मल। मेरे ख्याल से कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट विल वर्क, है ना, कि सर इससे ना आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लीजिए, क्योंकि पैराबोला तो नोन है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई x(1) 2y प्लस 9, ठीक। बस अब कुछ लोगों को याद आया कि अरे यार ये तो पॉइंट्स सर्किल वाला कंसेप्ट सर लगाने जा रहे हैं, टचिंग द लाइन एट द गिवन पॉइंट, कुछ लोगों को याद आया ना। क्यों हो गया, मैंने किया, ठीक है ना, एंड आई डू एवरीथिंग, कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है ना, बस लॉजिक था, मैंने कर दिया, ठीक है। पेपर तो रेडी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बस मेरे को एक कंसेप्ट क्लिक किया और मैंने टेस्ट को कैंसिल कराया, मैंने कहा इसको शिफ्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि वो तुम्हारा एडवांस और मेंस का कुछ गड़बड़ था, इतना कम डिफरेंस था। तो देखो अब नए पैटर्न को देखो, उसमें समझ में आएगा कि हाँ सर अब ठीक हुआ है, बस ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब मेरे ख्याल से लैम्डा निकालना मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं कि सर वो लैम्डा कैसे आएगा, थिंक, ठीक। ठीक, अप टू 20, ठीक है, 1517, वेरी गुड निशांत, 15 एंड 17, क्या करोगे जान के कि सर 15 तो लैंग्वेज को पढ़ के करते जाओ तो इससे हो जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम टी,
तो टी पी क्यू T1 T2, तो कैपिटल टी भी मुझे पता है, A T1 T2 A T1 प्लस T2। पी क्यू इज नॉर्मल एट पी, तो T2 और T1 में रिलेशन भी पता पड़ गया, है ना। T2 बराबर -T1 -2/T1। तो प्रूव दैट टीपी इज बाइसेक्टेड। तो अभी तो तुमने बताया मुझे A T1 T2 A T1 प्लस T2, तो T2 बराबर -T1, तो मेरे ख्याल से कितना आ गया, T1 प्लस T2 -2/T1। करो करो कॉपी करो, है ना। A T1 प्लस T2 शायद सही लिख दिया ना मैंने, अगर गलत लिखा है तो तुम समझना, ठीक। पता नहीं सही लिखा कि नहीं, एक बार देखो। A T1 T2 A T1 प्लस T2 और T1 प्लस T2 इज -2/T1। हाँ ठीक है ना, ये सही है। तो ये तुम्हारा टीपी इज बाइसेक्टेड निकाल दिया मैंने बाय द डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा प्रूव करना है तुमको। और पी क्यू इज नॉर्मल एट पी का मैंने यूज कर दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 T2 यूज कर दिया। तो इसका मिड पॉइंट निकालो, है ना। टी पी, ये टी है और पी तुम्हारा T1 था, बस तो ठीक है। A T1 कॉमन, T1 प्लस T2/2। मेरे ख्याल से मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि सर वो जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एक्स बराबर -a होता है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कहेंगे सर अब आप इसको पुट करवा दीजिए, -2a/T1, सॉरी -2/T1। तो देखो ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म, था ना इजी। मिड पॉइंट ले लिया मैंने कैपिटल टी और कैपिटल पी का, और सिर्फ मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाया है। और एक्स कोऑर्डिनेट -a आने का मतलब तुम लोग समझ ही गए कि सर टी और पी का जो मिड पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, हेंस प्रूफ। बहुत लल्लू है सब कुछ, बस क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। सेवनटीन 18 11 तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं मैं। 17 मुझे लगता है तुमने लोनी सॉल्व नहीं की, है ना। 17 देखना जरा, जिसने पूछा है इसने लोनी सॉल्व नहीं की ना, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है ये लोनी में दिया गया था होमवर्क और मैंने शायद डिस्कस भी किया है। कोई एक जल्दी से कंफर्म करो इस बात को, 17 इज डिस्कस्ड और नॉट, जल्दी बताओ। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन टेंजेंट, है ना। कॉमन कॉमन टेंजेंट, जहां भी वर्ड कॉमन लग जाए ना, इसका मतलब समझ रहा हूं कि सर दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, है ना, कराया है ना। तुमने देखा ही होगा कि कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन हर बार हम कैसे करते आए थे। सर्कल पैराबोला, कि सर दोनों की टेंजेंट, इतना तो तुम सिमेट्री से सीख ही जाओगे कि सर बाई सिमेट्री। तो पैराबोला से शुरू करते हैं ना कि टी, तो बस जो स्मार्ट लोग हैं इतना तो सिमेट्री से दिख रहा होगा कि सर दोनों एक का जो इंटरसेक्शन है कुछ ऐसा आएगा, ये वर्टिकल लाइन बन जाएगा। तो श्योर दिस इज -t, तो बस टी वाई पैराबोला वाई स्क्वायर 4x है ना, इक्वल टू x प्लस AT²। अब मुझे लगता है कि सर्किल को तो तुम लिखोगे नहीं कि सर इसको भी किसी पॉइंट पर, थीटा पॉइंट पर टेंजेंट लिखिए, है ना। तुम इतना तो स्मार्ट हो ना कि सर सर्किल के लिए तो बेस्ट आइडिया होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस इसका a/√2, है ना बच्चों वाला प्रॉब्लम।
पता नहीं, मैंने कैलकुलेशन शायद गलत कर दी है ना? ऐसा ऐसा मन कह रहा है। ठीक है, सही है। टी आ गया, तो टी आ गया। अब मुझे लगता है कि तुमको एरिया चाहिए ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पैराबोला, ये रहा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ट्रिपेजियम बन रहा है। तो अब तुमको लगता नहीं कि सर अब इसके लिए बेस्ट मेथड है कि ऑप्टेन कोऑर्डिनेट? तो देखिए आपने ये तो निकाल ही दिया, तो आपके ट्रिपेजियम की लेंथ आ गई, इसका भी ट्रिपेजियम का लेंथ के लिए, तो तुमको लग रहा होगा कि सर इसके लिए भी कोऑर्डिनेट निकालते तो बेस्ट है। तो क्या तुम जाओगे कि सर इसको x1 y1 मानिए, टेंजेंट लिखिए, फिर उस टेंजेंट को आइडेंटिकल कर दीजिए, y माइनस एक्स इज a। तो मेरे ख्याल से कुछ समझदार लोग कहेंगे कि सर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे कंसेप्ट और भी अच्छे हैं। हम इस प्रॉब्लम को फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कह सकते हैं कि ये आपकी टेंजेंट है, यूज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला, उससे आपको डायरेक्ट ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। कोई तुम में से कहेगा कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म भी तो आता है मेरे को लगाना, ये 1 स्लोप की लाइन है तो ये -1 स्लोप की लाइन है, तो और a/√2 डिस्टेंस अबव, तो 0 प्लस a/√2 cos थीटा -1/√2। कुछ लोग समझ गए ना? तो आई थिंक आई ऑब्टेन्ड द कोऑर्डिनेट -a/2 प्लस a/2। बस प्रॉब्लम ओवर कि सर अब तो मैं कर ही लूंगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इनटू हाफ। ठीक, नेक्स्ट इज 18 इज टू डिफिकल्ट। कि सर ये सवाल तो आप बिल्कुल मत बताना, ये इतना चैलेंजिंग सवाल है कि ये किसी से नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना? ये हर उस बच्चे से नहीं बनना चाहिए जो क्लास को अटेंड नहीं करता है। ठीक, अप टू 20 डिस्कशन ओवर, क्विकली जल्दी खत्म करो भाई। 20th 20th, हाँ, ओके। एटीन 19 सर क्लास के हैं, हाँ। पीएनसी टेट्राहेड्रन डाउट, उसमें जो मैंने तुमको बताया था ना, उससे अच्छा सॉल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता। जब तुमको मैंने टेट्राहेड्रन का बता ही दिया था अंकित, ठीक है? तो इस तरह से क्लास में नहीं पूछते यार। तुम लोगों ने देखा है कभी प्योर ऑनलाइन क्लास को? तुम लोगों ने देखा है? वहां देखो प्योर ऑनलाइन टीचर बताते हैं क्या डाउट कि सर इधर मिड पॉइंट, तो मैंने तुमको सॉल्यूशन पूरा बोल दिया था कि 3 पॉइंट सेम एज, 4th पॉइंट एनीवेयर, तो उससे तो फट से आ जाएगा, है ना? और जो तुम आंसर मुझे बता रहे थे ना 51, वो तो संभव नहीं है। 51 तो रॉन्ग आंसर है मेरे हिसाब से, क्योंकि सर ये एक एज, बस मैं ऐसे ही ओरली डिक्टेट कर रहा हूं, सुनना बात को, कि 51 तो संभव ही नहीं है आंसर। कि सर ये एक ही एज के तीनों पॉइंट ले लीजिए, और ऐसी कितनी एज है? ऐसी 6 एज है, ठीक है ना? 6 एजेस हैं, और ये सारे पॉइंट गिनो कि सर अदर देन दिस हाउ मेनी मोर पॉइंट्स, तो 4 वर्टिसेस और फिर हर एज का मिडिल पॉइंट, है ना? तो 4 वर्टिसेस हो गए और हर एज का मिडिल पॉइंट। नहीं, ये एक पर्टिकुलर को बता दिया मैंने। बाकी क्लास में आगे से हिम्मत मत करना कभी भी पूछने की, ठीक है? क्योंकि बाकी लोग जो है ना वो मूर्ख बन रहे हैं कि सर ये पता नहीं क्या क्वेश्चन बता रहे हो आप, ठीक है? तो आगे से ऐसा मत करना कभी। तो बस मैं तुमको ये बता रहा हूं कि तुम्हारा 51 इज इम्पॉसिबल, राइट? तो टोटल 10 पॉइंट्स हो गए, क्योंकि 4 वर्टिसेस और हर एज का मिड पॉइंट, 6 एजेस हैं, 6, तो टोटल 10 पॉइंट्स। तो जब तुमने एक पूरी एज ले ली कि सर मैंने तो एक पूरी एज ले ली, इसके तीनों पॉइंट ले लिए, तो एक और
वर्टेक्स तुम कितने वे में ले सकते हो? तो सर ये 3 पॉइंट तो यूं ही कम हो गए, है ना, 3 पॉइंट्स कम हो गए, 7, वी आर लेफ्ट विथ 7, तो 7 इंटू 6, ठीक है, तो ये 42 आ गया। तो इस तरह से करते जाना कि सर एक तो ये हो गया, अब तुम देखना 51 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। और एक केस तुम ऐसे करना कि सर 2 पॉइंट एक वर्टेक्स पर, एक एज पर, और 2 पॉइंट अगली एज पर, ये भी कोप्लेनर है। आराम से सोचो कि सर ये कोप्लेनर है कि नहीं। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट तुमको काउंटिंग जैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे जो भी आंसर आएगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके जोड़ लेना। मुझे नहीं पता 51 आएगा या क्या आएगा, मैंने बस तुमको अप्रोच बता दिया, तुम जोड़ लेना। ट्वेंटी वाई स्क्वायर 4x 4by टेंजेंट ड्रॉन टू 4x नॉर्मल टू 4by। तो हमेशा तुम जानते हो कि सर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना कि लेट योर कंडीशन बी करेक्ट। टेंजेंट एट T1 इज नॉर्मल एट T2। बस तो तुम समझ रहे हो कि मैं आइडेंटिकल कर दूंगा। ये भी क्लास में लिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है शायद। y क्या होती है? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस AT²। नॉर्मल की इक्वेशन डिराइव कर लो यार, जिसको याद ना हो डिराइव कर लो, है ना, कि सर कुछ y प्लस TX बराबर 2AT प्लस AT³ थी। तो y, देखो y लिखा है ना मैंने, y प्लस TX, जो बोल रहा हूं देखो वही लिख रहा हूं, y प्लस TX इज 2AT AT³। बस अब कुछ लोग समझ गए कि सर अब ये दोनों को आइडेंटिकल कर दीजिए। अब लॉजिक भी क्लियर है, डिस्कस क्वेश्चन था ये, चलो कोई नहीं, अब 2 बार हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर देर इज अ T1 देर इज अ T2, तो इसका मतलब है कि योर स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि हाँ देर आर सम लाइन्स विच शो माई प्रॉपर्टी, इट इज नॉर्मल टू वन एंड टेंजेंट टू अदर। बस, तो T2 इज माइनस T1, तो लोग समझ गए कि सर अब सिंगल में कर लीजिए, -2b T1 माइनस बी T1³। तो आई थिंक ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो ठीक, डिस्कशन ओवर। इक्वेशन शुड हैव रियल रूट्स। Obviously, we understand the definition PF upon PM is E। अब आज तो पढ़ेंगे चैप्टर थोड़ा, है ना, पेपर 2 फॉर नेक्स्ट क्लास। चलो उसके लिए पहले मैं पैराबोला डिस्कस करने के बाद फिर पेपर 2 डिस्कस करूंगा, वो दिमाग से एकदम उतर गया। PF बाई PM इज E, और एक्सेंट्रिसिटी के बारे में जानते हो, लेस देन 1, ठीक। There is alternate definition of ellipse which is more frequently used, है ना, जो ज्यादा काम आती है, तो कॉन्सेंट्रेट करो। से 2a
are fixed points interested in locus of P. प्रॉब्लम का मीनिंग देख लो. ठीक है, एक बार प्रॉब्लम को समझ लो कि मेरा सवाल क्या है. वी आर गिवन 2 पॉइंट्स इन अ, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन. हम तो एक्स वाई प्लेन ही डील करते हैं. ऑब्टेन लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी इन सेम प्लेन satisfying the definition distance from f1 and f2 is given constant. ये मेरा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम समझ आ गया. अब मैं कुछ पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा हूं. मान लो कि जो कांस्टेंट है वो f1 f2 के डिस्टेंस से लेस है. then what will be the locus? I want to know if it is equal to f1 f2, then what is going to be the locus of P? If it is more than f1 f2, then what is the locus of P? ठीक. Let me come to first possibility. f1 f2 fixed points, known point. अब तुम तो समझते हो कि सर हाउ टू बिगिन, कैसे सोचना, कैसे शुरू करें. कहीं भी तुम P को प्लेन में कहीं भी कंसीडर करो तो तुम्हारे मन में विचार आएगा कि सर देर आर 2 पॉसिबिलिटीज आई कैन थिंक अबाउट, कि P इज कोलिनियर विद देम, P इज नॉन कोलिनियर विद देम. सही. तो अगर कोलिनियर है तो उसमें भी तुम कहोगे सर देयर आर अगेन 2 पॉसिबिलिटी. इफ P इज कोलिनियर तो यू विल से इट लाइज बिटवीन f1 f2 या इट लाइज आउटसाइड f1 f2. ठीक. अब सोचो, इफ इट इज आउटसाइड, डजंट लाई बिटवीन f1 f2, तो यू विल अंडरस्टैंड कि pf1 प्लस pf2 इज गोइंग टू बी मोर देन f1 f2. ठीक. तो ये मोर देन f1 f2 होगा. अरे करने दो यार उसको शो, है ना. मेरे क्लासेस सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग क्लास में रेगुलर आते हैं. ठीक है. तो मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हो कि अगर पॉइंट P आउटसाइड हुआ तो pf1 प्लस pf2 f1 f2 से मोर है, और अगर P बिटवीन हुआ तो pf1 प्लस pf2 बराबर f1 f2 हुआ. ठीक. एंड इफ, मेरे ख्याल से कोलिनियर के मैंने सारे पॉसिबिलिटी ले लिए. नाउ इफ आई कंसीडर P इज नॉन कोलिनियर, कि सर P f1 f2 के साथ कोलिनियर नहीं है, यू टेक एनीवेयर, हियर इज P. तो तुम कॉमन सेंस से बोल दोगे कि एक ट्रायंगल बना. ठीक. और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ 2 साइड इज मोर देन थर्ड साइड. तो क्या क्लिक किया कि सर मुझे तो, मैंने सारी पॉसिबिलिटी P को मूव करा के देख ली. आइदर pf1 प्लस pf2 इज मोर देन f1 f2 और इट इज इक्वल टू f1 f2. तो एग्री करते हो कि सर लेस देन f1 f2 तो मुझे कभी मिला ही नहीं. तो ये जो आप कंडीशन लिख रहे हो pf1 प्लस pf2 लेस देन f1 f2, वो तो मुझे पूरे प्लेन में P को मूव कराने से कभी ऑब्टेन नहीं हुई. तो बताओ इसका लोकस क्या लिखना है मुझे. फर्स्ट पॉसिबिलिटी में लोकस क्या लिखूं? What is the locus of P in first possibility? बताओ. If 2a is less than f1 f2, non-existing, there is no locus, empty set. Okay,
बिल्कुल ठीक। तो इफ दिस इज द पॉसिबिलिटी, तो देयर कैन नॉट बी एनी पॉइंट P इन द प्लेन सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ठीक, कि सर कुछ भी नहीं मिला। हाँ, अब बताओ मुझे, व्हाट इज द लोकस फॉर दिस पॉसिबिलिटी? इफ योर 2a इज इक्वल टू F1 F2, बताओ व्हाट विल बी द लोकस नाउ? गलत, स्ट्रेट लाइन नहीं है रे, ओनली सेगमेंट है ना। आयुष इज करेक्ट, अभिनव ऑल्सो, ठीक है। देवंजन, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट, आंसर इज ओनली यश, ठीक है ना। और इवन लाइन सेगमेंट इंक्लूडिंग F1 F2, कि सर F1 F2 इंक्लूड भी होगा लोकस में, तो इन दिस केस locus is going to be line segment F1 F2 including ends, कि सर एंड पॉइंट इंक्लूड होगा उसमें। बिकॉज अगर तुम अरे P को तुम F1 से मैच करा के देख लो कि सर अगर मैंने P को F1 ले लिया तो P F1 0 हो गया और P F2 F1 F2 के बराबर हो गया। ठीक, तो इस पॉसिबिलिटी में कुछ भी नहीं मिला, इस पॉसिबिलिटी में सेगमेंट मिला। ठीक, एंड व्हाट अबाउट दिस थर्ड? तो ये अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि सर व्हाट इज गोइंग टू बी लोकस इन दिस, तो अभी यू विल गेट टू नो। लेकिन मैं नाम तुमको यहां बता देता हूं कि इन दिस पॉसिबिलिटी योर आंसर विल कम आउट टू बी एलिप्स। ठीक है, कि यहां पर आंसर एलिप्स आएगा। चलो इस लोकस को हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करो। ओके, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ना, कि सर ये आराम से सोचा जा सकता है लॉजिक के साथ। एक काम करो, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, यहां पर कील ठोक दो, है ना। यू पुट नेल्स, है ना, यहां पर मैंने नेल्स लगा दिए। अब एक काम करो, वो जो कील तुमने गाड़ी है ना यहां पर, उस कील को एक थ्रेड टाई कर दो, टाई अ थ्रेड टू बोथ द नेल्स। ठीक, और उस थ्रेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? थ्रेड की लेंथ होनी चाहिए 2a की। ठीक, अब मुझे एक बात सोच करके बताओ कि अगर मैं थ्रेड को लूज छोड़ दूं, कि सर मैंने दोनों नेल्स को थ्रेड टाई कर दिया और अब मैं थ्रेड को अगर छोड़ देता हूं, तो तुमको लगता है कि तुम लोग फिजिक्स समझते ही हो थोड़ी सी, कि सर थ्रेड ना ऐसा कुछ ऐसा हो गया, स्लैक हो गया, स्लैक, क्योंकि लेंथ थ्रेड की ज्यादा है। ठीक, अब एक काम करो, इस थ्रेड का कोई एक पॉइंट पिक कर लो, कोई भी एक पॉइंट थ्रेड का पकड़ लो। ठीक, तो तुमने कोई भी एक पॉइंट को पकड़ा, अब उस पॉइंट को पिक करके थ्रेड को टाइट कर दो। तो अगर तुमने इस थ्रेड को टाइट कर दिया तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो थ्रेड के एंड्स ये रहे, ये थ्रेड हो गया। अब ये जो तुमने पॉइंट पिक किया है, तुम एग्री करते हो सर यही है P? देखिए P F1 प्लस P F2, है ना, इज इक्वल टू 2a, क्योंकि वो थ्रेड की लेंथ तो 2a है। ठीक, अब एक बात इमेजिन करो कि सर ये जो मैंने थ्रेड को पकड़ा हुआ है, उसको टाइट रखते हुए मूव कराओ। ठीक, तो वैसे तो बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल वे बताया है कि अब ये जो तुमने पॉइंट पिक किया है ना, उसमें एक पेंसिल बांध दो।
राइट, कि यहां पर एक पेंसिल बांध दी मैंने, ठीक। अब तुम इसको टाइट रखते हुए मूव करो, कि सर मैं इस थ्रेड को मूव करा रहा हूं इन द प्लेन, ठीक। तो जब तुम मूव कराओगे तो जो कर्व जनरेट होगा, है ना, वो इस केस का लोकस होगा, ठीक है। तो जब तुमने थ्रेड को टाइट रखते हुए मूव कराया इस पॉइंट को, तो यू विल गेट टू नो कि सर मुझको वेरियस पोजीशंस मिले ये पोजीशन के। भाई एक पोजीशन तो F1 F2 को ज्वाइनिंग लाइन पर भी आएगा, है ना, कि सर एक बार तो पेंसिल की पोजीशन F1 F2 के कोलिनियर लेफ्ट एंड राइट, है ना, तो मूव किया तो कुछ ऐसा शेप क्रिएट होके आया, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी ए एलिप्स। दिस शेप वी कॉल्ड एलिप्स, ठीक। तो ये तो प्रैक्टिकली हमने समझा है लोकस को, है ना। तो वी विल गेट इट मैथमेटिकली ऑल्सो, डोंट वरी कि सर इसको मैथमेटिकली हाउ टू ऑब्टेन, ठीक। तो वो कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना, कि सर लोकस में तो हमारा एक्सपर्टाइज है, ठीक। तो अभी इसको मैथमेटिकली भी डिराइव करते हैं, लेकिन एक बार समझ लो कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है, कि ये कर्व प्रैक्टिकल करने से भी हमको ड्रॉ होकर के आ जाएगा, ठीक है। बाकी वी विल ऑब्टेन इट मैथमेटिकली ऑल्सो, राइट। चलो अब इस केस को हम लोग मैथमेटिकली करते हैं। तो ये लास्ट केस क्या है? लास्ट केस 2a मोर देन F1 F2, ठीक। तो लेट्स डू इन नेक्स्ट पेज। तुमको इतनी तो आदत है ना कि सर फिक्स पॉइंट F1 F2 गिवन, तो आप हमेशा से इजी एजम्पशन लेते आए हो, आप F1 F2 को एज्यूम करोगे। चलो देखिए कौन मुझे बताएगा व्हाट F1 F2 आई एम गोइंग टू एज्यूम। बताओ, मुझे देखना है कि कौन लोग मुझसे वाकई में पढ़ते हैं और कितने लोग विजिटर्स हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं ना। यार अभिनव, ए तुमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ए जो है ना वो 2a में यूज हो गया, ठीक है। तुमको लेटर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी लोग फ्लो में सेम लिख रहे हैं, अभिनव एंड ऑल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो जो रेगुलर लोग हैं वो सही लिख रहे हैं, माइनस ए एंड ए फ्लो में बोल दिया उन्होंने। हाँ, अब कई लोग कह रहे हैं कि सर बी, मैं सी लिख दूं चलेगा? आई एम टेकिंग सी, F1 F2, ठीक। चलो डायरेक्टली अब लोकस ऑब्टेन करते हैं, है ना, बजाय एच के मैं डायरेक्टली एक्स वाई लेके कर रहा हूं, एक्स कॉमा वाई। तो सिंपल कैलकुलेशन, पी F1 पी F2 इज 2a। अब अपने स्कूल डेज में चले जाओ कि सर स्कूल में इस सिचुएशन में बताते थे कि स्क्वायरिंग करो, गेटिंग वन स्क्वायर रूट वन साइड, स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो टेकिंग वन स्क्वायर रूट वन साइड, आई स्क्वायर 2a माइनस इट कम्स आउट नाउ डूइंग मैनिपुलेशन। इतनी स्मार्टनेस तो है ही है कि सर वो 4cx 4a स्क्वायर, फिर स्कूल में बताते थे कि सारे टर्म्स एक्सेप्ट स्क्वायर रूट, है ना। तो 4cx माइनस 4a स्क्वायर, सी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट, एक बार और स्क्वायरिंग कर दी।
सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx ए स्क्वायर कैंसल्ड, A4 करो यार, कलेक्ट करो। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस A4। ये सब तुमको समझना पड़ेगा, है ना, कि सर कैलकुलेशन तो हम खुद ही कर लेंगे। तो आफ्टर डूइंग मैनिपुलेशन आई गेट दिस। ठीक। अच्छा, इस कैलकुलेशन में एक एजम्पशन से हम शुरू हुए थे, F1 F2 है ना, इज लेस देन 2a, कि सर वो थ्रेड की लेंथ जो है ना वो ज्यादा थी, मतलब C इज लेस देन A। हम इस एजम्पशन पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो अभी और मैं फर्दर मैनिपुलेशन कर रहा हूं। इफ आई डिवाइड, तो आई कम अक्रॉस दिस इज द सिंप्लीफाइड लोकस, कि सर ये आ गया आपका आंसर। अब तुम फॉलो कर रहे हो कि अकॉर्डिंग टू एजम्पशन a इज मोर देन c, तो a स्क्वायर इज मोर देन c स्क्वायर, तो दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, है ना। तो एवरी पॉजिटिव नंबर आई कैन ऑलवेज एक्सप्रेस एज ए स्क्वायर ऑफ रियल नंबर। मुझे लगता है इस बात में किसी को टेंशन नहीं आना चाहिए कि यार ये क्या बोल दिया, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर। सही है ना। तो एक पॉजिटिव वैल्यू किसी ना किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, मैंने उसे b लिख दिया, b स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली हियर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म योर लोकस आई पुट लाइक दिस, कि सर ये आपका लोकस हो गया, इज द रिक्वायर्ड लोकस। 20 सेकेंड्स क्विकली, फटाफट कॉपी कर लो। कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो यार, सी को निग्लेक्ट कर देंगे। प्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आए हो क्या? थोड़ा सोच करके बोला करो। देयर इज नो एंट्री इन NIT एंड IIT टू प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। those people are meant only to write OP और क्या क्या लिखते हैं, मैं तो भूल भी गया। तुम पता नहीं क्या क्या तो कीवर्ड बना रखे हैं, एक अलग वर्ल्ड है उनका, है ना, कि सर दैट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ एलियंस, ठीक है ना, विद देयर ओन लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज। एंड दे आर वेरी यूजफुल, कि सर आफ्टर 5-7 ईयर्स, है ना, जब मैं पढ़ करके निकलूंगा तो जब मैं कैब बुलाऊंगा तो उस कैब का ड्राइवर कौन होगा। तो सर ऐसे लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, ठीक है ना। फिर जब सर कभी मुझे कुछ काम, कुछ क्या कहते हैं उसे, मुझे एक हाउस बिल्ड कराना होगा, तो उस हाउस को बिल्ड करने के लिए लोग कौन से लोग आएंगे, ठीक है ना। तो हर किसी का इंपॉर्टेंस इज देयर, ठीक है ना, राइट। अब थोड़ा सा
जैसा कि मैंने क्या कहा कि हम मैथमेटिकली सारी बातें करेंगे, मैथमेटिकली ऑब्टेन्ड द इक्वेशन। नाउ मैथमेटिकली आई वांट टू नो द ग्राफ, कि सर आपने तो वो पेंसिल फंसा के ड्रॉ किया था, ऐसे थोड़ी डेरिवेशन मानेंगे हम। मैथमेटिकली बताओ कि ये शेप ऐसा क्यों आया, राइट? तो इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द शेप ऑफ दिस। इतनी तो तुमको अकल है ना कि सर ए और बी एक कांस्टेंट है ना? और ये भी तुमको अकल है कि सर ये जो बी है ना, ये आपका ए से लेस है। बुद्धि लगाओ जल्दी। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर से लेस हो गया ना, तो दीज आर कॉन्स्टेंट्स। अब चलो बहुत समय के बाद हम ग्राफ पर आ रहे हैं, है ना? हाँ, तो देखो हर्ष ने बताया। हर्ष पूरी बात बताओगे कि सर इसका शेप बनाने के लिए हमें हमारे नॉन ऑनलाइन टीचर ने क्या पढ़ाया था, बताओ। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, वो क्या पॉइंट्स थे? या बस डिफरेंशिएट कर दो सर। भावेश, तुम भावना में ज्यादा बह गए। डोमेन रेंज डेरिवेटिव नहीं, रेंज वॉज नॉट देयर, ठीक है ना? रेंज तो सर ग्राफ के बाद उल्टा होता है। ओनली डोमेन एंड डिफरेंशिएशन, कि सर सबसे पहले डिसाइड करो फॉर व्हाट एक्स यू विल ड्रॉ। अभिषा, तुमको ध्यान है कि ये जो स्टेप तुमने लिखा है उसको तो मैंने बाद में तुम्हारे लिए ऑप्शनल कर दिया था, है ना? हालांकि यहां पर मैं ऑप्शनल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सर यहां पर हम लोग ना रटने जा रहे हैं, तो यहां पर हम सारी बातें करेंगे। वी विल डिसाइड फॉर व्हाट एक्स इट विल बी डिफाइंड। नेक्स्ट जो तुमने कहा इंक्रीज डिक्रीज, और फिर जो नेक्स्ट कि सर कॉन्केविटी। तो हम सारे पॉइंट्स यहां पर जाएंगे, ठीक है? वेरी गुड। बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस फॉर एवर, है ना? कि सर लाइफ टाइम अब याद कर लूंगा कि कर्व लाइक दिस लुक्स, है ना, लुक्स लाइक व्हाट। तो यहां से ओरली बोल दोगे कि सर स्क्वायर्स स्क्वायर्स का सम 1, तो दोनों को 1 से छोटा होना पड़ेगा, इसे 1 से कम कराओ। तो मुझे लगता है -a to a, your curve will be defined between -a to a. Is it clear to all? फर्स्ट पॉइंट इज डन कि सर x डिसाइड हो गया। अब सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज डिक्रीज, मतलब आई विल डिफरेंशिएट, ठीक? अब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि सर y स्क्वायर इज 9, फॉर एग्जाम्पल। एग्री करते हो कि सर आई विल गेट सेम x पर मुझे 2y मिलेंगे। इफ यू पुट एनी वैल्यू टू x, आई विल बी गेटिंग 2y। अरे y स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया भाई, तो यू विल गेट 3, यू विल गेट -3, ठीक? तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू, तो दे विल बी न्यूमेरिकली इक्वल। तो एट सेम x देयर एग्जिस्ट 2y विथ सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मुझे सोच के बताना, अगर मैं तुमको सिर्फ y पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना दूं, y पॉजिटिव समझते हो कि सर आप सिर्फ x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बना रहे हो, तो क्या नीचे का ग्राफ सिमेट्रिक होगा कि नहीं? क्योंकि सेम x पर जो भी पॉजिटिव y आया है, सेम x पर तुमको नेगेटिव y भी मिलेगा, ठीक? विथ सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या दिमाग में गया कि सर आप बस ऊपर का ग्राफ बनाओ, नीचे हम कॉपी कर लेंगे? जल्दी से हाँ बोल दो, है ना? तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ ऊपर का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, बस एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ। तो मैंने y को पॉजिटिव मान लिया, ठीक? अब चलो मेहनत करके इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं। करो, डिफरेंशिएट करो। तो मुझे लगता है यहां से तुमको क्लियर हो गया। तुम तो यार बहुत समझदार हो,
तुम ये भी कह सकते हो कि सर हमको ना एक्स पॉजिटिव का ग्राफ आप बना दो। चलो अच्छा पूरा ही बना देता हूं, हटाओ। ठीक, आई थिंक एक्स पॉजिटिव पर ये डिक्रीज करेगा, है ना। योर वाई डिक्रीज फॉर 0 to a, नेगेटिव आ गया, एंड इंक्रीज फॉर -a to 0। कुछ लोगों को ये बात समझ आई। अब मेरा अगला कदम कि सर अब कॉन्केविटी के बारे में भी बात कर ली जाए, डबल डैश। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं डायरेक्टली, बगैर बुद्धि लगाए। फिजिक्स में तुम लोगों ने प्रोडक्ट रूल तो सीखा ही है, तो ओरली करें यहीं से कि सर कुछ मेहनत मत करो। ओरल देखो, स्क्वायर स्क्वायर मानते हो पॉजिटिव, दिस सम इज गारंटेड पॉजिटिव। तो फील कर पा रहे हो कि सर वी आर एडिंग समथिंग एंड द सम इज 0। तो एग्री करते हो कि सर दिस नंबर हैज टू बी नेगेटिव, इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। एक पॉजिटिव क्वांटिटी में यू आर एडिंग नंबर एंड गेटिंग 0, तो इट हैज टू बी नेगेटिव। नाउ एग्री करते हो कि सर y तो आपने पॉजिटिव मान रखा है, तो व्हाट अबाउट योर डबल डैश, इट हैज टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। कॉन्केविटी का आइडिया हो गया कि योर कर्व इज गोइंग टू बी कॉन्केव डाउन। ठीक, बस अब तो ज्वाइन करें कि सर बस अब तो ग्राफ बनाओ, -a से 0। अब तो वैल्यू पुट करके एट x इक्वल टू -a योर y इज 0, कि सर x इक्वल टू -a पर y 0 आ रहा है ना। x इक्वल टू 0 पर y b आ गया। तो अब बनाओ शेप कि सर कॉन्केव डाउन शेप। ऐसा ही होता है ना, कॉन्केव डाउन, याद आ रहा होगा, है ना। अब कर्व डिक्रीज किया, ये बी वैल्यू आ गई। नाउ कॉन्केव डाउन और फिर ये 0 आ गया। एग्री। और तुमने मुझसे पहले ही कहा था ना कि सर कॉपी कर लेंगे आप, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बनाओ, हम इसकी कॉपी कर देंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि ऑलवेज आइडिया ऑफ शेप ऑफ कर्व विल बी ऑब्टेन्ड यूजिंग कैलकुलस, कि सर उसके लिए कैलकुलस मदद करेगा ना आपकी, कि हाउ योर कर्व विल लुक लाइक। रितेश, डोंट आस्क ए प्योर ऑनलाइन डाउट, ओके। ऐसे मूर्खों वाले डाउट जो है ना, यहां पर मत करो। उसके लिए है प्लेटफॉर्म है, देयर इज अ प्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, वेयर यू कैन डू सच, यू कैन रेज सच डाउट्स देयर, है ना। आइडिया क्लियर क्विकली, 5 seconds। अब इसी में चाहो तो तुम वो F1 F2 को भी शो कर दो। एग्री करते हो, F1 F2 C और C A से कम है। सही है। अब थोड़ा सा और
डेफिनेशंस को समझते हैं। तो शेप तो समझ आ गया कि दिस इज हाउ एलिप्स लुक लाइक। फाइन। अब थोड़ा सा हमको डेफिनेशंस पे जाना पड़ेगा, राइट? तो F1 F2 फिक्स पॉइंट्स आर नथिंग बट फोकस। तो तुम लोग जानते हो कि सर 2 पॉइंट है तो वी नीड टू यूज प्लूरल, है ना सर? सिंगुलर प्लूरल, तो फोकस का प्लूरल इज फोकाई। समझ गए? तो एकदम से टेंशन हुई कि अरे एलिप्स के लिए 2 फोकस होते हैं। पैराबोला याद आ रहा ना कि सर पैराबोला में तो 1 फोकस था, तो एलिप्स में देयर एग्जिस्ट 2 फोकस। तो वो जो F1 F2 है ना, दे आर नथिंग बट फोकस ऑफ एलिप्स। गॉट इट? ये बात क्लियर? अब डेफिनेशंस लिखो। मेजर एक्सिस करो, कॉपी करो, मैं डिक्टेट करूंगा। हाँ मुझे पता है, ठीक है ना, लेकिन मैं क्या ना, मैं फुल फ्लो में चलता हूं, ठीक? अननेसेसरी अपने दिमाग को भटकाता नहीं हूं, है ना? लाइन ज्वाइनिंग बोथ द फोकाई। लाइन ज्वाइनिंग both the foci F1 F2 is called major axis. Is called major axis। ठीक है? तुमको साइमल्टेनियसली ये भी बता देता हूं, तुमसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी पूछेगा वो कि व्हाट इज द लेंथ। तो ये जो एलिप्स का पोर्शन है ना, जिसमें तुम्हारा आई थिंक यही है ना मेजर एक्सिस, तो ये जो सेगमेंट है ना बिटवीन एंड पॉइंट्स, ये कहलाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है ना? तो दिस सेगमेंट इज योर मेजर एक्सिस। गॉट इट? ये एंड पॉइंट्स, अरे ये पूरी लाइन मेजर एक्सिस है ना, तो ये जो एंड पॉइंट्स है ना, इस सेगमेंट के लेंथ को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं। गॉट इट? नाउ डिफाइन, लिखते जाओ। सेंटर, सेंटर ऑफ एलिप्स लिखो। मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2, मिड पॉइंट ऑफ F1 F2 is called the center of ellipse। मिड पॉइंट ऑफ F1 F2। तो साइमल्टेनियसली तुम फॉर दिस एलिप्स तुम बताते जा सकते हो कि सर फॉर दिस एलिप्स दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी सेंटर विच इज 0,0। नेक्स्ट लिखो माइनर एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, line passing through center and perpendicular to major axis। line passing through center and perpendicular to major axis।
कॉल्ड माइनर एक्सेस। ठीक, तो अगेन साइमल्टेनियसली फील कर पा रहे हो कि सर ये है माइनर एक्सेस, ये लाइन, तो तुमसे लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस भी पूछेगा। तो अब तुम कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि सर लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस किसे कॉल करेंगे? दिस पोर्शन, दिस सेगमेंट इज लेंथ ऑफ माइनर। ठीक, तो फॉर दिस ellipse length of major axis is 2a and length of minor is 2b। ठीक, बस डेफिनेशंस लिखते जाओ। प्रिंसिपल एक्सिस, both major and minor axis are called principal axis. Both major and minor axis are called principal axis। ठीक, अरे जैसे कोई तुमसे कहता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, कोई तुमने लैंग्वेज में देखा होगा ना कि सर वो लोग डायरेक्टली लिख देते कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का लोग क्या मीनिंग लेते हैं? एक्स एज वेल एज वाई, है ना। तो बस उसी तरह से कि सर अगर उसने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम अंडरस्टूड समझ गए कि यार ये तो मेजर और माइनर दोनों को कवर कर रहा है। इजी। नाउ सम मोर टर्म्स वी रिक्वायर। वर्टेक्स, यू विल अंडरस्टैंड कि सर अगेन एक वर्टेक्स नहीं होगा, देयर विल बी टू। अभी डेफिनेशन लिखोगे समझ में आ जाएगा। लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स विथ द मेजर axis, point of intersection of ellipse with the major axis is called vertex। तो फील कर पा रहे हो कि सर दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, ये रहा एलिप्स, ये रहा मेजर एक्सिस, तो आई एम गेटिंग 2 पॉइंट्स, 1 एंड दिस इज द वन। तो मानते हो देयर एग्जिस्ट 2 वर्टिसेस फॉर दिस कर्व, फॉर दिस एलिप्स माइनस -a,0 a,0 आर द वर्टिसेस। इजी। अभी और डेफिनेशंस लेने हैं हमको। डबल ऑर्डिनेट, अब तुम लोग को इजी लग रहा होगा, है ना, कि सर बिल्कुल लग रहा है जैसे पैराबोला का एक्सटेंशन पढ़ना चालू कर दिया, नहीं? लिखो, इफ यू हैव द बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल ओनली, प्रदीप, है ना, बेसिक्स होने चाहिए मामूली, एटलीस्ट कोऑर्डिनेट के एटलीस्ट बेसिक आने चाहिए। डबल ऑर्डिनेट, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। यार एक मेरे को वास्तव में पता है, एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का तुम लोगों से आंसर चाहिए। बैकलॉग वाले लेक्चर नहीं देख सकते, ठीक, मतलब उनको यही नहीं पता कि लेक्चर को कैसे देखें। ये बैकलॉग वाले एग्जाम देने कैसे जा सकते हैं? वाई डू दे प्रिपेयर, वाई डू दे गो टू एग्जाम सेंटर, वाई? जब उनको यही नहीं पता है कि हम चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें या ना करें,
मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं है इन बैकलॉग वालों में कि सर एग्जाम देने तो जाते हैं कि कोशिश करेंगे, तो ऐसे ही इनके इतना कॉमन सेंस नहीं है कि चैप्टर में जाएंगे, अब पीछे जो बैकलॉग है तो है, कोशिश करेंगे समझने की, समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे करके तो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो जिस कारण से समझ में नहीं आ रहा होगा उस कारण को साथ में धीरे धीरे करेंगे। मतलब इतना सा कॉमन सेंस नहीं है। एंड दे आर गोइंग टू प्रिपेयर, दे आर गोइंग टू अपियर इन इंजीनियरिंग एग्जाम, है ना, नॉट हैविंग दिस मच कॉमन सेंस, और ये इंजीनियर बनने की बात करते हैं, ठीक है ना। अब मतलब रिजेक्शन सोचो कितना ज्यादा हो गया है कि सर पहले आईआईटी में हार्डली 10,000 लोग 20,000 लोग अपियर होते थे, 2,000 सेलेक्ट होते थे, आज कुल 10 लाखों में लोग अपियर होते हैं। फिर ये तो कहो आईआईटी छाट करके उनको 2.5 कर देता है कि चलो एडवांस में 2.5, है ना, और उसके बाद 10,000 लेता है। मेरे ओपिनियन में तो इतने लोगों को एग्जाम देना ही नहीं चाहिए जिनको यही नहीं आइडिया है कि पढ़ते कैसे। फाइन। डबल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, ठीक है, समझ गए ना। तो देयर विल बी इनफाइनाइट सच कॉर्ड्स, दिस इज डबल ऑर्डिनेट, दिस इज डबल ऑर्डिनेट, देयर आर मैनी। नाउ फर्दर, लेटस रेक्टम, सार्थक यू नीड टू गो टू प्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देर इज द प्लेस, ठीक है ना, गुड। लिखो, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज लेटस रेक्टम। तो देख पा रहे हो कि सर देयर आर 2 लेटस रेक्टम, 1 at F1 and 1 at F2, ठीक है। अब तुम लोग को एक बात अजीब सी नहीं लग रही कि सर एलिप्स आपने पूरा ड्रॉ कर दिया, आपने फोकस बना दिया, लेकिन आपने डेफिनेशन का पार्ट डायरेक्ट्रिक्स की बात नहीं की, सही है ना, समझ पा रहे हो ना कि सर डायरेक्ट्रिक्स कहां है। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन में पहले आपने कहा था डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट एक्सेंट्रिसिटी। तो क्या तुम्हारा कॉमन सेंस ये बात बोल रहा है कि सर फॉर F1 अगर आप फोकस को F1 लोगे तो उसकी एक करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक इसी तरह से अगर मैं F2 लूंगा तो इसका भी एक करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। तो वो मैं तुमको डायरेक्टली यहां ड्रॉ करके बता देता हूं। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट्रिक्स, राइट, ठीक। फट से प्रूफ बता दूंगा कि इक्वेशन -a/e बेसिकली वेरीफाई कर दूंगा यार, ठीक है ना, कौन दिमाग लगाए इसका प्रूफ में, बिकॉज वी हैव गॉन बाई ऑल्टरनेट डेफिनेशन, तो यू कैन डायरेक्टली टेक स्टैंडर्ड, है ना। ये बात अलग है कि सर हम एलिप्स को, जस्ट मैं तुमको बता रहा हूं, मैंने पूरा एलिप्स PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट के थ्रू अप्रोच किया है, ठीक, लेकिन हम एलिप्स को यूजिंग जो तुम बेसिक डेफिनेशन जानते हो ना, हम उससे भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि एक तरीके से कर लिया है तो सर उतना बहुत है, अननेसेसरी मेरे को 2 मेथड से क्यों एलिप्स सीखने की जरूरत है, ठीक है। और अगर जो लोग थोड़ा किताबें पढ़ने में बिलीव करते हैं
वो लोग लोनी को अगर उठा करके पढ़ेंगे ना तो दे विल गेट टू नो कि सर पूरा लोनी ने पीएफ अपॉन पीएम इक्वल टू ई के थ्रू पूरा समझाया हुआ है कि कैसे डायरेक्ट्रिक्स ऑब्टेन होगी, कैसे, समझ रहे हो, ये दो फोकस सब कुछ दिया हुआ है। तो एक मेथड से मैंने बता दिया, एक मेथड से तुम लोग चाहो तो लोनी से कवर कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत आसान बात है, ठीक, अगर इंटरेस्टेड हो तो। बाकी कोई खास नीड नहीं है उसकी। तो मैं इस बात को वेरीफाई कर देता हूं कि यस दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस फोकस, ठीक। एंड अभी अभी मुझे थोड़ी सी डेफिनेशंस और लेनी पड़ेगी, है ना, बिफोर कमिंग कंप्लीटली, है ना। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए तुम लोग चाहो तो रिजल्ट को भी माइंड मत करना। तो एक मोमेंट के लिए एक टर्म और लिखो। ये सब ए पार्ट ऑफ डेफिनेशन बताता जा रहा हूं मैं। एक्सेंट्रिसिटी इज डिफाइंड टू बी like this: distance between upon and vertex। ये सब एज डेफिनेशन फॉलो करते जाओ, ठीक है ना। वैसे तुम लोग समझदार हो, तुमको पता है कि सर ये सब शुरू में तो आप डेफिनेशन समझा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली तो हम लोगों को याद ही करना होता है, नहीं कि आप बाद में जाके आप रिजल्ट बना दोगे और कहोगे रटो इसको, सही है ना। बाद में ये सब डेरिवेशन ये सब पीछे रह जाएंगे। एज डेफिनेशन फॉलो करते जाओ कि ये होता है डेफिनेशन। तो ये जो ऑल्टरनेट डेफिनेशन से हम लोग मूव कर रहे हैं, वहां पर तुमको इसे एज ए डेफिनेशन फॉलो करना पड़ेगा कि योर एक्सेंट्रिसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड टू बी दिस। अब तुम चाहो तो बैक पेज पर जाके कि सर सेंटर एंड फोकस, सेंटर एंड वर्टेक्स, सही। तो मानते हो फोकस सी था ना, C,0, तो मानते हो C अपॉन ए, समझो बात को, इज E। तो डेफिनेशन जस्ट नाउ आई सेड, जो डेफिनेशन मैंने अभी अभी जस्ट कहा था, उसकी मदद से ये रिजल्ट आया कि नहीं, ठीक। तो अभी मैं C को एलिमिनेट कर दूं क्या कि सर अब ये C को हटाइए। अब हम लोग लेट अस पुट हियर AE, है ना, क्योंकि अब हम लोग धीरे से मगिंग की तरफ जा रहे हैं ना कि सर दिस इज माइनस AE, एग्री। तो योर फोकस F1 F2, ठीक। और भी बात लिखूंगा मैं, C याद है डेफिनेशन में कि सर B स्क्वायर को आपने A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कहा था कि नहीं, इन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। B स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो अब मैं C को पुट कर दूं कि सर C तो AE है, तो लेट मी पुट हियर तो अभी तो मैं रिजल्ट बनाते जा रहा हूं, चिंता मत करो। मैं एक साथ तुमको सारी बातें बताऊंगा कि तुमको रटना क्या है। अभी तो जस्ट तुम रिजल्ट फॉलो करते जाओ कि हाँ ये एक बढ़िया सा रिजल्ट आ गया बिटवीन सेमी माइनर, सेमी मेजर एंड एक्सेंट्रिसिटी। अब थोड़ा सा तो तुम लोग को अजीब सा लगने वाला है कि सर अब तक मैथ्स में एकदम मिनिमम मगिंग पे चल रहे थे, अब जाके थोड़ा लग रहा है कि यार मगिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि यार पैराबोला में बहुत सारा रटा, अब एलिप्स में उससे थोड़ा कम रटना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन रटना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा आपको, है ना।
10 seconds क्विकली। डन? अरे जल्दी से यस लिखो कि हाँ सर डन। ठीक है, ओके। अब जस्ट मैं वेरीफाई, मैंने क्या कहा था, मैं वेरीफाई कर दूंगा कि ये डायरेक्ट्रिक्स है करस्पॉन्डिंग टू दिस, है ना। तो एक काम करो ना, एलिप्स का हर एक पॉइंट पीएफ अपॉन पीएम इक्वल टू ई, है ना। तो यू टेक एनी पॉइंट, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट बेटर है ना कि सर इस पॉइंट से वेरीफाई कर देते हैं, ये भी तो एलिप्स का पॉइंट है। तो देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम, है ना, कि सर अगर ये पॉइंट है तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन, तो माइनस ए ई। तुम तो जानते हो ना सर, हॉरिजॉन्टली दिस एक्स इज मोर, माइनस ऑफ माइनस ए, दिस इज पी एफ अपॉन पी एन, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस माइनस ए प्लस ए बाई ई। तो आई गेस दिस रेशियो इज व्हाट, कैंसिल करो यार, आ रहा है, जल्दी से फट से चेक करो। हाँ सर हो गया, रेशियो ई आ गया, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस फोकस दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग टू दिस फोकस दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। सही है, कॉपी कर लो, फिर मैं अभी रटवाऊंगा, सब रटवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। रिजल्ट आने तो यहां पर रटने का पेज अलग बनेगा, है ना। अब इसी प्लेस पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर जाएं। तुमको तो पता है कि सर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो एलिप्स के होंगे, ओवर टेंजेंट नॉर्मल जो हाई फाई क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन पर आते हैं। तुमको तो पता है कि सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि ये रहा एलिप्स, चलो इसकी टेंजेंट नॉर्मल एंड, है ना, तो इन पर तो बहुत कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। जैसे तुमने लोनी पूरी सॉल्व कर ली, शीट पूरी सॉल्व कर ली, तो तुम नोटिस कर पा रहे होगे ना कि सर मैक्सिमम डिफिकल्टी पार्ट जो है वो स्टैंडर्ड पैराबोला पर पूछे जाते हैं, याद है। तो ऐसे ही जो डेप्थ के क्वेश्चंस होंगे वो स्टैंडर्ड एलिप्स पर पूछे जाएंगे, है ना। तो कुछ लोग समझ गए मेरी भावनाएं कि सर आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है ना। और वो लोग लिख भी रहे हैं कि सर अब आप पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करने वाले हो, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए जनरल पॉइंट ऑन दिस कर्व which is going to be most important in solving ellipse problems, right? तो बिल्कुल सही पहचाना तुम लोगों ने कि सर what a general point P on curve equation x square a square y square b square 1 we should go for। और अब तुम मुझे कॉमन सेंस भी बता दोगे कि सर ये तो काम मैं आपको ऐसे ही कर दूंगा, इसको देखकर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 की फील है, तो यू विल से a cos थीटा b sin थीटा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एलिप्स। ये सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी आपको इस इक्वेशन के कर्व पर पॉइंट चूज करना हो तो आप ये चूज करो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां ये जो थीटा है ना, थीटा, इसको हम एक टर्म कॉल करते हैं कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल। एज ए डेफिनेशन फॉलो करो कि सर थीटा इज एक्सेंट्रिक एंगल, ठीक है। वैसे तो मैं तुमको इसको ज्योमेट्रिकल सेंस बता दूंगा, बट उसका कोई यूज है नहीं, सही बताऊं, ठीक है ना, कि सर वो थीटा को ज्योमेट्रिक मीनिंग, है ना, तो मैं बता तो दूंगा बट इट इज अनइंपॉर्टेंट। जैसे तुम 80 स्क्वायर 280 लेते हो
तो क्या तुम टी का ज्योमेट्रिक मीनिंग कुछ याद रखने की कोशिश करते हो क्या? नहीं, सिंपली यू कंसीडर इट एज ए पैरामीटर। तो ऐसा ही कुछ थीटा के लिए है कि यार तुम चाहो तो तुम थीटा को एक पैरामीटर की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, नथिंग एल्स। ठीक है ना? यहां तक सब बात समझ आ गई? चलो एक डेफिनेशन और लिख लो, फिर इकट्ठा तुमको मगिंग कराऊंगा, है ना? लिखो, ऑक्सिलरी सर्कल टू एनी एलिप्स, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सर्कल सोचने दो यार। हैविंग मेजर एक्सिस एज डायमीटर, सर्कल having major axis as diameter। आज जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, जब एंड हो जाएगी क्लास, तो जितने बैकलॉग वाले हैं मैं उन लोगों को कुछ बताऊंगा। ठीक है? जाते जाते हैं ना, क्लास के बीच में नहीं, जब क्लास खत्म हो जाएगी, बार बार नहीं रोकेंगे। तो जितने बैकलॉग वाले हैं ना वो सारे इकट्ठे हो जाओ। ठीक है? और तो मैं कहता हूं अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग वाला और कोई मित्र बैठा हो, उसको भी मैसेज डाल दो कि अरे आजा आजा आज आजा, आज सर बैकलॉग के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है? तो एकदम क्लास के एंड में उसको बुला लेना कि ठीक 5:30 पर क्लास में आ जाए। ठीक? बहुत अच्छा बताऊंगा बैकलॉग के बारे में, राइट? बहुत ही अच्छा बताऊंगा। ठीक है? किसी ऑनलाइन टीचर ने आज तक कभी इससे अच्छा नहीं बताया होगा। ठीक है? सर्कल हैविंग मेजर एक्सिस एज डायमीटर इज ऑक्सिलरी सर्कल। फाइन। तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड एलिप्स वी हैव सीन जस्ट नाउ कि सर ये था, राइट? मतलब मैं उन लोगों को बताऊंगा जिनका बैकलॉग है, वो टॉपिक देख सकते हैं, कोई टॉपिक देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इस बारे में बताऊंगा, है ना? तो आई थिंक दिस इज द एलिप्स। ठीक? तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल समझ रहे हो? ऑक्सिलरी सर्कल, तो जस्ट नाउ यू सेड कि मेजर एक्सिस एज डायमीटर, तो यू अंडरस्टैंड कि सर मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट तो ये रहे -a,0 a,0। तो हैविंग दिस सेगमेंट एज डायमीटर, तो व्हाट इज द ऑक्सिलरी सर्कल फॉर स्टैंडर्ड एलिप्स? तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज द ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक? अब तुमको थीटा का मैं मीनिंग भी बता देता हूं कि तुम जानना चाहते थे ना कि सर वो एक्सेंट्रिक एंगल का कुछ ज्योमेट्रिक मीनिंग बता सकते हैं। आई थिंक सर्कल के लिए तो तुम कंफर्टेबल हो ना। तो एक थीटा एंगल, सेंटर से थीटा एंगल, एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर ये तो मेरे को पैरामेट्रिक फॉर्म से पता है, ये ए कॉस ए साइन हो गया। तो अब तुमको फीलिंग आ रही है कि सर सेम एक्स पर आप एलिप्स पर जाओ। अब सेम एक्स पर तुमको लगता नहीं कि दो पॉसिबिलिटी है, वन हियर एंड वन हियर। तो जो मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस के सेम साइड एज दिस पॉइंट,
जो भी तुमने ऑक्सिलरी सर्कल का पॉइंट लिया है ना, उस बोथ ऑन एलिप्स एंड सर्कल पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ मेजर एक्सिस, ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू गेट कोऑर्डिनेट a cos b sin। ठीक है ना? तो ये है मतलब कि सर एक्सेंट्रिक एंगल का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस। तो एलिप्स में रह के तुमको समझ आया कि सर ये तो डिफिकल्ट बात हो गई कि आपका ये कोऑर्डिनेट था, हमको पहले सेम एक्स पर ऑक्सिलरी पे जाना पड़ेगा और फिर वो पॉइंट सेंटर से ज्वाइन करके एंगल थीटा फॉर्म करेगा विद एक्स एक्सिस। गॉट इट? ठीक। आइडिया क्लियर? अब चलो फटाफट रट लें ना कि सर ये सारी बातें बहुत हो गई, अब मगिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट वी आर सपोज टू रिमेंबर, है ना, क्योंकि सर वो स्टैंडर्ड टर्म्स। अच्छा, यहां पर वो फॉर्मेलिटीज तो कर लें कि सर वो क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी बातें तो हुई ही नहीं, तो वो भी निपटा लो यार। तो एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल लेते हैं, ए ई कॉमा ए ई कॉमा, तो टू इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना। चलो ये है फोकस F1। तो आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि सर गो टू द इक्वेशन एंड पुट x इक्वल टू ए ई। एक्स को पुट कर दिया, एंड आई थिंक विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला था ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, यू हैव सीन दिस फॉर्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ दिस you can put 1 minus e square b square upon a square, तो your y coordinate is b square upon a। ठीक है, तो यहां पर ही लिख रहा हूं मैं b स्क्वायर ओवर a माइनस b स्क्वायर ओवर a, दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, ये दो लेटस रेक्टम है ना, तो दीज आर द एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, 5 सेकेंड्स क्विकली। अब मगिंग प्रोसेस करवा दूं, है ना, वरना कंफ्यूज ही होते रहेंगे कि सर इतने बड़े पोर्शन में क्या कैसे हैंडल करूं। नहीं, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। प्लस of same point P
तो तुमको तो ऑर्डर पता ही है कि सर पैराबोला में आपने इक्वेशन रटनी सिखाई थी सबसे पहले, तो सेम थिंग रिपीटेड हियर ऑल्सो। और जो लोग लॉजिक जानना चाहते हैं कि सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस आंसर, तो तुम कुछ लोग समझ गए कि सर वो आपने इतनी मेहनत करके स्टैंडर्ड एलिप्स निकाला था ना, ये वहां से ही आपने डिराइव कर दिया आंसर, कि यार उसी को बेस बना के रटवा दिया कि देखो ये है ना, कोई भी पॉइंट लो यहां पर एक्स वाई, तो देखो ये रहा मेजर एक्सिस, ये माइनर, तो एक्स वाई पॉइंट का फ्रॉम माइनर कितना हुआ, मॉड एक्स, कि सर ये एक्स वाई था तो मॉड एक्स, तो मॉड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेमी मेजर, है ना। तो मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे हो कि हाँ ठीक है, हमको रटने का लॉजिक तो समझ आ गया। नाउ इन एडिशन टू इक्वेशन आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेंबर साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप बिटवीन सेमी माइनर स्क्वायर ये फॉर्मूला भी रटना है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। 10 seconds quickly. Done. ठीक, नाउ टू रिमेंबर स्टैंडर्ड टर्म्स, कि सर ये तो इक्वेशन रट ली, अब स्टैंडर्ड टर्म रटने में क्या काम आता है, कैसे याद करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ एनी एलिप्स, कैसा भी, सर ये रहा आपका एलिप्स। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू रिमेंबर द टर्म्स, ज्यादा बड़ा बना दिया ना, अब ठीक है। मैं सेंटर के रिस्पेक्ट में रटना शुरू करता हूं। वैसे तुम इतना तो समझ गए होगे कि सर मेजर एक्सिस की लेंथ बिगर होगी, है ना, क्योंकि वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर डेफिनेटली इज लेस देन ए स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम यूजिंग सम नोटेशन। ए को मैं यूज कर रहा हूं फॉर सेमी मेजर लेंथ ऑब्वियसली, बी को मैं यूज कर रहा हूं फॉर सेमी माइनर, सही। तो सेंटर से शुरू करते हैं कि सर सबसे पहले तो फोकस, सिमेट्री होगी, सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है दैट इज ए ई, डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है दैट इज ए बाई ई, है ना। ई का मतलब है एक्सेंट्रिसिटी, एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम at a distance of b square upon a above and below, बस इतनी मगिंग मैं सफिशिएंट मानता हूं, खत्म। इसके बाद होने वाले सारे प्रॉब्लम्स में स्टैंडर्ड टर्म्स मैं ऑब्टेन कर लूंगा। तो टू रिमेंबर दिस मच इज सफिशिएंट, दैट्स इट। और लेंथ ऑफ एलआर भी तुम समझ गए ना कि सर वो पिछले पन्ने में आपने लेंथ ऑफ एलआर नहीं बताया, तो क्या बताऊं यार, ये सब बातें कोई बताने वाली होती हैं क्या, कि व्हाट इज लेंथ ऑफ एलआर, 2b स्क्वायर अपॉन ए, नहीं। तो इतना रट के आना है तुमको, ठीक है। तो हाँ, अब वो बैकलॉग वाले लोग, ठीक है, तुम लोग पहली बात तो ये कि किसी भी बैकलॉग होने पर हम किसी टॉपिक को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आज ही के लेक्चर को रिवाइंड करना, ठीक है। आज ही के लेक्चर में उसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, कि वेदर यू कैन अटेंड ए लेक्चर
करंटली रनिंग और नॉट, ठीक है। और रही बात कि सर हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग, तो यार यूट्यूबर्स है ना स्ट्रैटेजी बताने के लिए, ठीक है, स्ट्रैटेजिस्ट यूट्यूबर्स, यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम, फाइन। क्योंकि मेरा तो बस एक ही मानना है, मैं तो ज्यादा कुछ स्ट्रैटेजीज सोच नहीं पाता हूं, तो मेरा तो मानना यही होता है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम ट्राई टू फिनिश द बैकलॉग। और उसमें भी बैकलॉग में मेरा तो सिंपल सा ऑर्डर होता है कि सर मैं तो उन चैप्टर्स को पिक करना प्रेफर करूंगा जो मुझे दिक्कत दे रहे होंगे, है ना, कि यार ये जो रनिंग है ना इसमें दिक्कत आ रही है, तो किसकी वजह से दिक्कत आ रही है मैं उसको प्रेफरेंस देता हूं। ये थोड़ी कि चालू हो गया कि सर लॉग पढ़ रहा हूं, लॉग है ना, कंपाउंड एंगल। अब अगर एलिप्स चल रहा है तो ऑब्वियसली जो बुद्धिमान होगा वो कहेगा पहले स्ट्रेट लाइन कर लूं, फिर सर्किल कर लूं, फिर एलिप्स पैराबोला कर लूं, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस बढ़ाओ, वरना ये जो यूट्यूबर टीचर्स हैं और ये जो यूट्यूबर स्टूडेंट्स हैं ना, इन्हीं के जैसे हो जाओगे। ओके, होमवर्क इज एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दिसंबर है ना, ये मेरा कुछ ज्यादा ही छुट्टियों वाला सीजन हो गया, तो मैं फिर से एक छुट्टी पर जा रहा हूं। तो आई विल कम बैक ऑन फ्राइडे, क्योंकि मेरे जो बैचमेट्स हैं ना आईआईटी के, उनके साथ रीयूनियन है, ठीक है। तो 4-5 डेज मैं उनके साथ रहूंगा, ठीक है। तो आई विल कम बैक ऑन फ्राइडे, ओके। तो डे आई कम बैक आई विल डिस्कस कंप्लीट एक्सरसाइज 2, और सिर्फ एक ही डिस्कस करूंगा, कारण कि एलिप्स पढ़ना है, नहीं आसाम नहीं आ रहा हूं, ठीक है ना। बाकी तुम फिनिश करके रखना कि सर हम तो पैराबोला आपके पीछे खत्म कर दिया हमने, शीट कि 2 एज वेल एज 3, ठीक है ना। एक काम करता हूं, तुमको थोड़ा सा जेई एडवांस का भी थोड़ा सा अच्छा एक्सपोजर देता हूं। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट प्लस एक्सरसाइज 3, ओनली 5 प्रॉब्लम्स, ओनली 5 इन फर्स्ट क्लास, दैट इज फ्राइडे। इससे तुमको थोड़ा फील हो जाए कि सर एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो टेस्ट के पहले तुम्हारा पैराबोला का अच्छा खासा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद।